हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन पोस्ट क्रेनोटमी। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे पास जो मैंने आज बनाई है। पोस्ट क्रेनोटमी यानी कि क्रेनियोटमी प्रोसीजर होने के बाद का नर्सिंग केयर प्लान क्या रहना चाहिए। तो क्रेनियोटमी होता क्या है, इसमें हम जैसे कि पेशेंट को हेड इंजरी हो गई है या फिर ब्रेन ट्यूमर है, स्ट्रोक है, तो उन कंडीशंस में क्रेनियोटमी की नीड होती है। ओपनिंग की जाती है, स्कल की ओपनिंग करते हैं कुछ हिस्सा खोल करके। अगर थ्रोम्बस है तो उसे निकाला जाता है, कोई डेड टिश्यू है तो उसे निकालने के लिए होता है, इंजरी हो गई है कुछ अंदर ही अंदर तो उसे देखने के लिए। तो इन सारी कंडीशन में क्रेनियोटमी की नीड होती है। एक सर्जरी है, सर्जिकल प्रोसीजर बनता है ये, ओपनिंग। ठीक है, टोमी का मतलब ही क्या होता है, ओपनिंग। और क्रेनियोटोमी यानी कि क्रेनियम की ओपनिंग कर रहे हैं जब, तो उसको हम इस नाम से बुलाएंगे। हेड इंजरी का एनसी मैंने पहले अपलोड किया है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दूंगी, तो वो आप देख सकते हो कि पेशेंट में अगर कुछ इंजरी हुई है तो ही क्रेनियोटमी की नीड हुई है ना। या फिर हो सकता है कि उसको कोई स्ट्रोक हो। हर स्ट्रोक में ज़रूरी नहीं है कि ये करना ही होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी स्ट्रोक में नीड हो जाए, ज़्यादा ही पेशेंट को कंडीशन ख़राब है, वो पैरालिसिस हो चुका है उसे। तो अब हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनेंगे क्रेनियोटमी के पेशेंट में। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस एंड इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी। गोल क्या है हमारा, क्लाइंट विल हैव पेटेंट एयरवे एंड नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। जब उसका एयरवे क्लियरेंस नहीं है, इम्पेयर्ड है, इनइफेक्टिव है, तो वही उसको हमको पेटेंट करना है, क्लियर करना है, ये हमारा गोल है। और उसके लिए कुछ हम प्लान करेंगे, जैसे कि उसको फॉलोअर पोजीशन देंगे ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। नेबुलाइज करना है पेशेंट को, चेस्ट पीटी उसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन देना है, सक्शन की ज़रूरत इसमें पड़ेगी एयरवे को क्लीन करने के लिए। आपको उसकी सैचुरेशन चेक करना होगा। हम किससे चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से। एबीजी पेशेंट की असेस करनी है, जिसमें कि पेशेंट का CO2, ऑक्सीजन और उसकी ब्लड की पीएच सब कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। साथ में एक और यहाँ पे कॉलम बना लेना आप, जो कि क्या होगा, इंटरवेंशन का होगा, यानी कि जो आपने प्लान किया उसको आपने अब एक्शन में ला दिया है। इवैल्यूएशन लिख लेना है लास्ट में। क्लाइंट विल हैव पेटेंट एयरवे, यानी अब उसका एयरवे ठीक है, आपको ये रिजल्ट मिला है, ये आपको आउटपुट यानी कि मिला है केयर प्रोवाइड करने के बाद। नेक्स्ट जो डायग्नोस है वो है इनइफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंक्रीज ICP। जब भी पेशेंट को ना हेड में इंजरी होती है और ज़्यादा ही इंजरी लग गई है, चोट ज़्यादा ही लग गई है, तो पेशेंट का ICP बढ़ जाता है, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, क्योंकि क्रेनियोटमी भी पेशेंट की हुई है, तो हमको उसका सबसे पहले तो ICP को मेंटेन करना है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना लाना है। तो ये हो गया आपका गोल। इसके लिए क्या करेंगे, ये स्पेलिंग करते हैं एलिवेट द हेड ऑफ बेड। एलिवेट लिखना है, ये एलिट नहीं एलिवेट, इसको ठीक कीजिएगा। थोड़ा सा ऊंचा अगर हम बेड को करते हैं, एलिवेट करते हैं, तो ICP कम होने लगता है। ICP बढ़े हुए का क्या हम करेंगे इंटरवेंशन या प्लान क्या करेंगे कि बेड को उसका थोड़ा अप कर देंगे, हेड अप करेंगे, उससे ICP कम होता है। अगर आप लिटा के रखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तब उससे और बढ़ेगा, इसलिए बिठाना है। तो न्यूट्रल पोजीशन कोशिश करनी है, पेशेंट सेम पोजीशन में रहे, ज़्यादा हिले डुले नहीं। और मॉनिटर ICP BP, ये तो मैन मॉनिटर करना है, वाइटल्स देखने उसके। और आपको ये रिज़ल्ट मिला है बाद में कि पेशेंट का जो ICP है वो नॉर्मल लेवल में है आपका। आपने जब केयर पेशेंट को दी, उसका पोजीशन अच्छे से मेंटेन करी, तो उसका ICP भी नॉर्मल हो गया। ये अब हो गया आपका दूसरा डायग्नोस। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि प्लानिंग के बाद इंटरवेंशन ज़रूर लिखना। नेक्स्ट डायग्नोस है आपका डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू सर्जरी। पेशेंट की सर्जरी हुई है, क्या हुआ है, क्रेनियोटमी हुई है। हो सकता है कि अब उसको काफ़ी ब्लड लॉस हुआ हो, क्रेनियोटमी सर्जरी के टाइम पे काफ़ी उसका खून बह गया है। ये एक डायग्नोस आपने बना लिया। अब आपका क्या गोल है, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम आपका है कि क्लाइंट विल मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड लेवल एज एविडेंस बाय वाइटल साइन एंड यूरिन आउटपुट। तो उसका हमें जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो मेंटेन करके रखना है। उसके लिए हमारा प्लान ये है कि उसके वाइटल्स अच्छे से आपको मेज़र करने हैं, फ्लूइड उसको देना है जो भी प्रिस्क्राइब है,
फ्लो रेट अच्छे से मेंटेन करना है, यूरिन आउटपुट उसका मेंटेन करना है आपको, सॉरी मेंटेन तो नहीं पर मेज़र करना है। और अगर कुछ कम होता है, ज़्यादा होता है, तो फिर उसको डॉक्टर को बताना है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, फिजिशियन से आपको बताना है। जितना भी आप इंटरवेंशन कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, रिकॉर्ड करना है अपना रिज़ल्ट, आपको जो भी मिल रहा है सब कुछ। और आपने ये देखा कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है पेशेंट का वो अब मेंटेन हो चुका है, नॉर्मल लेवल में आ गया है। किस वजह से? कि आपने उसको फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्टर करे आईवी फ्लूइड से। हो सकता है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी आप इसमें लिख सकते हो, उसकी भी नीड भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका है डायग्नोस रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू सर्जरी, ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज पेशेंट को पहले ही इंजरी हुई है, अब उसकी सर्जरी भी हुई है, तो उसकी वजह से फर्दर उसको इन्फेक्शन की भी रिस्क बन सकती है और इंजरी की भी रिस्क बन सकती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट अब उसका दिमाग पूरा खुल चुका है, फिर उसको खोल के बंद किया है, तो वो क्या होगा, डिसऑरिएंट टाइप का होगा, वो बिल्कुल अच्छे से कॉन्शियस नहीं रहता है क्रेनोटमी के बाद पेशेंट। हमारा क्या गोल है इसमें? क्लाइंट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी इंजरी एज एविडेंस्ड बाय इंटैक्ट स्किन। तो अब हमारा ये गोल है कि पेशेंट को किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, आपका क्या प्लान रहना चाहिए? असेसमेंट सबसे पहले रहेगा आपका, ठीक है। इंश्योर दैट ऑक्सीजनेशन एडिक्वेट एंड द ब्लैडर इज़ नॉट डिस्टेंडेड, ये हो गया पहला आपका। फिर है यूज़ पैडेड साइड रेल्स और रैप द पेशेंट हैंड एंड मिट्स। इंजरी से बचाने के लिए आप ये सब कर सकते हो, ये सारे प्लान हैं ताकि पेशेंट को इंजरी ना हो। जो साइड रेल होती है उसमें भी वो हो सकता है सिर उसका बच जाए, तो वो पैड होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग opioids as a mean of controlling restlessness because these medication depress respiration, constrict the pupil and alter responsiveness। opioids जैसे कि मॉर्फिन इसके अंडर आता है, तो वो कम से कम यूज़ करनी है, अगर डॉक्टर कह रहे हैं तभी यूज़ करना है उसको। तो इसलिए लिखा है कि अवॉइड करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सेडेटिव का काम वो करती है, रिलैक्स कर देती है पेशेंट को। और उस वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, वो डिसऑरिएंट होने की वजह से, सेमी कॉन्शियस कह सकते हो, उस वजह से उसको इंजरी हो सकती है फिर। नेक्स्ट है मिनिमाइज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई बाय कीपिंग द रूम क्वाइट, लिमिटिंग विजिटर, स्पीकिंग कामली एंड प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ओरिएंटेशन इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग वेयर द पेशेंट इज़ एंड व्हाट इज़ बीइंग डन। तो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को आपको कम से कम करना है। एनवायरनमेंट उसका शांति वाला होना चाहिए ताकि वो अच्छे से रिलैक्स फील करे। वहाँ पे विज़िटर भी ज़्यादा नहीं आने चाहिए। जब आप विज़िटर को बुलाओ, उसके रिलेटिव को बुलाओ, तब भी ऐसे बुलाओ कि कम से कम एक बंदा अंदर आए या फिर 2 ही आएँ। और पेशेंट से थोड़ी बातचीत भी करनी है, जैसे कि पूछते रहना है कि आपको कैसा लग रहा है, आप कहाँ हो, इस तरह से बातचीत उसमें करनी है। ये हो गया आपका डायग्नोस। तो ये जो रिस्क फॉर इंजरी का डायग्नोस हमने भी बनाया है, उसका ये है कि आपने इवैल्यूएशन ये देखा, नो रैश ब्रूइश ऑब्जर्व, यानी कि आपने कोई बॉडी पे रैश नहीं देखा, कोई ऐसा नील वगैरह नहीं है बॉडी पे, ये आपको फाइंड आउट हुआ। अब हम नेक्स्ट डायग्नोस देखते हैं। अच्छा, ये भी उसी का ही है, ये कॉन्टिन्यूशन में ही चल रहा है। लाइटनिंग एडिक्वेट रखनी है, प्रिवेंट विजुअल हेलुसिनेशन। इंजरी से आप किस तरह से बचा सकते हो, बस वही सारा है इसमें लिखा हुआ, और कुछ नहीं है। उसको इमोलिएंट रखना है ताकि जैसे ड्राई स्किन पे रगड़ लगती है तो फिर उसको और ज़्यादा इंजरी हो सकती है, ब्लीड हो जाए, हो सकता है। नेक्स्ट डायग्नोस है रिस्क फॉर इम्बैलेंस या फिर इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू सर्जरी, हेड इंजरी। अब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कैसे होगा? क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन का सेंटर होता है। टेम्परेचर यहीं से रेगुलेट होता है, कम ज़्यादा, और बैलेंस में भी यहीं से रहता है। और अगर उसमें इंजरी हो गई है तो फिर पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है। तो उसका टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है। उसके लिए बॉडी टेम्परेचर आपको मेज़र करना है पेशेंट का, आर्ली या फिर शिफ्ट में अपना तो करना ही है उसका टेम्परेचर मेज़र। गिव हाइड्रोथेरेपी, प्रोवाइड वेल वेंटिलेटेड रूम, गिव प्रिस्क्राइब एंटीपायरेटिक्स। तो पेशेंट का मेंटेन करने के लिए आपको ये सब करना है। इन्फेक्शन की वजह से भी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो
एंटीबायोटिक्स उसके लिए दी जानी चाहिए प्रिस्क्राइब जो होती हैं, और एंटीपायरेटिक्स आपको पता है पैरासीटामोल। और आपका लास्ट में इवैल्यूएशन ये रहा कि बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है पेशेंट का। वैसे तो कितना होता है, 37 डिग्री होता है वैसे, और इतना पेशेंट का आया है, तो आप लिख सकते हो जितना भी आया हो। नेक्स्ट जो है वो है आपका डायग्नोस पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू बेड रेस्ट एंड इमोबिलिटी। पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड यानी कि अब गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी उसमें हो सकता है, ड्राई हो सकती है, मॉइस्ट हो सकती है, बेड सोर के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बेड पे ही है, बेड रिडन हो गया है और मोबाइल नहीं हो रहा है, चल फिर नहीं रहा है, इमोबिलिटी। तो हमें पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी को अब मेंटेन करना है, नॉर्मल लाना है, हेल्दी स्किन उसकी होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, पोजीशन का ध्यान रखोगे, और पोजीशन भी 2 घंटे में होनी चाहिए उसकी। हर शिफ्ट में कोशिश करनी है कि उसको बैक केयर प्रोवाइड हो, यानी कि एवरी 4 आवर्स का मतलब है कि अपनी शिफ्ट में कम से कम आप अपनी शिफ्ट में एक बार उसको बैक केयर दे दो। तो उससे क्या होगा, उसकी स्किन जो है वो ठीक रहेगी। तो स्किन इज़ इंटैक्ट, नो सोर ऑब्जर्व्ड ऑन प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट पे ही क्या होता है, बेड सोर बनते हैं। तो पेशेंट की स्किन इंटैक्ट है, यानी कि बिल्कुल ठीक है, इंटैक्ट मतलब सही है, कहीं से छिली हुई नहीं है, कटी हुई नहीं है। नेक्स्ट जो डायग्नोस है वो पोटेंशियल फॉर डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी एंड फ्रीक्वेंट न्यूरोलॉजिक चेक्स। हाँ, तो ये है उसका नेक्स्ट डायग्नोस, स्लीपिंग पैटर्न उसका इम्पेयर्ड हो रहा है, तो उसका हमें स्लीपिंग पैटर्न को नॉर्मल लाना है। ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है उसे अच्छे से नींद ना आ रही हो पेशेंट को। तो इसमें वैसे तो ब्रेन इंजरी का पेशेंट जो होता है वो सेमी कॉन्शियस टाइप रहता है, डिसऑरिएंट भी बहुत रहता है। तो अब पेशेंट की नींद नहीं आ रही पेशेंट को, उसके लिए आप क्या करोगे। ये तो 7 डायग्नोस है, आप इनमें से चाहे तो 5 बना लो, 5 बहुत होते हैं। उसको एक एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो काम हो, क्वाइट हो। स्लीपिंग के लिए हमें ऐसा ही तो एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, डिस्टर्बेंस ना हो, नॉइज़ ना हो उस कमरे में, लाइट भी वहाँ की थोड़ी लाइट ऐसे रखनी है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो छोटा आता है 0 वाट का बल्ब आता है, वह उस टाइप का आप लगा सकते हो उसके रूम में। और पेशेंट को बैक रब दे सकते हो, उससे क्या होता है, मसाज से बड़ा अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है, तो उससे आप उसकी स्लीप को प्रमोट कर सकते हो, कंफर्ट पेशेंट को लगेगा उससे। एंड स्लीपिंग पिल्स तो तभी प्रिस्क्राइब वाली होनी चाहिए, तभी देंगे अगर प्रिस्क्राइब है। तो ये हो गया हमारा स्लीपिंग के लिए। यहाँ पे आपका ये इवैल्यूएशन है, पेशेंट हैज़ नॉर्मल स्लीप पैटर्न, ओके। बस इसमें क्या है कि इंटरवेंशन नहीं है, वो आपको ऐड करना है। असेसमेंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो क्योंकि सीधे डायग्नोस से शुरू है ये, तो इसमें आप असेसमेंट, इसके आगे आपको असेसमेंट कर लेना है। बस मुझे ये एक्चुअली यही मुझे मिला, और मुझे मिला नहीं क्रेनियोटमी का, तो मैंने फिर ये वीडियो अपलोड कर दी। मैं कोशिश तो कर रही थी कि मुझे कोई एनसीपी मिल जाता, लेकिन आप नर्सिंग डायग्नोस की हेल्प से भी अपना पूरा एनसीपी बना सकते हो। मेन तो नर्सिंग डायग्नोस ही रहते हैं, बाकी अगर आपको कंडीशन पता है कि क्या दिक्कत पेशेंट में है, क्योंकि पोस्ट क्रेनियोटमी है तो ज़रूर उसको हेड इंजरी हुई है, या पेशेंट हमारा क्या है, ट्यूमर का है, ब्रेन ट्यूमर का है, हो सकता है उसको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो। इन सारी प्रॉब्लम्स में ही पोस्ट क्रेनियोटमी का एनसीपी आपका बनेगा, उसका डायग्नोस ज़रूर हेड इंजरी हो सकता है, तो इससे आपको बनाने में हेल्प हो जाएगी। बाकी आप हमारा प्लेलिस्ट देख लेना, वहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।